हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर प्लेन की क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। प्लेन स्पेस में प्लेन की क्या इक्वेशन होगी वो हम पढ़ रहे थे। एक स्थिति में हमने प्लेन का इक्वेशन निकाला था, प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया है और वह प्लेन, ठीक है, ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया है और उसकी लेंथ आपको मालूम है, ठीक है। वो हमने इक्वेशन निकाली थी दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी निकाली थी और कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाली थी, ठीक हो गया। अब दूसरी स्थिति आपके पास क्या है, एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मैं आपसे कह रहा था पहले भी कि एक प्लेन है हमारे पास, एक प्लेन है या ये प्लेन है, ये प्लेन एक पॉइंट से जा रहा है। अब एक पॉइंट से होकर जाने वाले अनंत समतल होते हैं, एक बिंदु से होकर जाने वाले अनंत समतल होते हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट। पर आप प्लेन को फिक्स करना चाहते हैं तो प्लेन पर परपेंडिकुलर क्या है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑन प्लेन, ठीक है। तल पर लंब क्या है, तो लंब के मतलब आपको परपेंडिकुलर वेक्टर भी मालूम है, एक वेक्टर जो कि क्या है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और प्लेन एक पॉइंट से ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्लेन आपका फिक्स हो जाएगा, मतलब प्लेन वेरिएबल टाइप का नहीं होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में आप देखते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे इक्वेशन। आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं ये थ्री डायमेंशनल एक्स सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। एक प्लेन लेता हूं, आप देखिए एक प्लेन है, ठीक है, इसके समांतर दूसरा प्लेन लिया और एक प्लेन हमने और लिया, माना, ठीक है। ये सारे पैरेलल प्लेन्स हैं और एक लाइन, एक वेक्टर हमने ऐसा लिया हुआ है जो कि इन प्लेन से होकर जाता है और इन प्लेन पर परपेंडिकुलर है। एक नॉर्मल वेक्टर हमारे पास ऐसा है जो कि इन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो ये आप देख सकते हैं कि यदि प्लेन पर कोई नॉर्मल है, कोई नॉर्मल वेक्टर है, लंबवत कोई सदिश है, तो ऐसे तो इसके समांतर जितने भी प्लेन होंगे उन सब प्लेनों पर वो क्या होगा, वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो केवल एक वेक्टर देने से कि प्लेन पर ये वेक्टर n क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके देने से प्लेन फिक्स नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना। हमको एक पॉइंट और चाहिए जहां से ऊपर प्लेन पास होता है, ठीक है। तो आप देखिए दो चीज, दो बातें यहां पर हैं। प्लेन है, प्लेन एक पॉइंट से ऊपर जा रहा है, मैंने कहा ये प्लेन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस प्लेन पर एक तो नॉर्मल वेक्टर है, ये वेक्टर नॉर्मल है और प्लेन किसी पॉइंट से होकर जा रहा है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले सकता हूं x1 y1 z1 ले सकता हूं, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1, ठीक है। प्लेन पर है ये पॉइंट, तो इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया ये, तो ए के पोजीशन वेक्टर को मैंने माना, ये माना
पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज दिस। एक पॉइंट मैंने पी लिया, ये वेरिएबल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, और इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल पॉइंट, जब भी आप इक्वेशन निकालेंगे, चाहे स्ट्रेट लाइन का निकाल रहे हैं, चाहे प्लेन का निकाल रहे हैं, चाहे कोई दूसरी इक्वेशन निकाल रहे हैं, उसमें वेरिएबल पॉइंट तो होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होता है, वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस है वही तो इक्वेशन बनेगी, वही पाथ इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं ओ पी इज इक्वल टू, इसको मैं आर वेक्टर से दिखाता हूं। इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ये ए है, मैं कह रहा हूं कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। ठीक है, मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये तो जो एपी वेक्टर आपका होगा, एपी वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, एपी वेक्टर कितना, तो ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओपी कर दीजिए, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी वेक्टर जब आप निकालेंगे ये हो जाएगा ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो दिस इंप्लाइज दैट ए पी वेक्टर हो जाएगा ओपी। ओपी कितना है, ओपी ये आपका आर है, आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आपका ए, तो ए पी वेक्टर आपका कितना हो गया, आर माइनस ए। और ये जो वेक्टर है आर माइनस ए, ये वाला वेक्टर ये पूरा प्लेन में है। ठीक है, ये वेक्टर पूरा प्लेन में है और प्लेन पर एन वेक्टर एन परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर है एन। तो प्लेन के ऊपर जितने भी आप वेक्टर होंगे, प्लेन पर जितने भी वेक्टर होंगे प्लेन में, वो सारे वेक्टर इस एन के परपेंडिकुलर होंगे। तो आप लिख देंगे ए पी डॉट एन विल बी इक्वल टू 0। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए पी और एन के बीच परपेंडिकुलर, ए पी एन के परपेंडिकुलर, इन दोनों का डॉट कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी डॉट एन इज इक्वल टू 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये जो आपके पास आया, अब ए पी क्या है आपका, ए पी आपका आर माइनस ए है, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये आ गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मैं आपसे यहां पर ये कह रहा था ना कि ए पी, मान लीजिए प्लेन है, ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, इसमें कोई वेक्टर है आपके पास, माना मैंने कहा ए पी कोई वेक्टर है ये, और प्लेन पर कोई नॉर्मल वेक्टर है, तो प्लेन पर आप जितने भी वेक्टर खींचेंगे, ये नॉर्मल वेक्टर है, उन सारे वेक्टर पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए पी और एन परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ए पी डॉट एन इज इक्वल टू 0। ए पी कितना होगा, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। यह है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। समतल का सदिश समीकरण, जबकि समतल इस बिंदु से होकर जाता है, जिस बिंदु का स्थिति सदिश ए है और एन नॉर्मल वेक्टर है, तल पर एन सदिश क्या है, लंबवत। ठीक हो गया ये। अब इनको, इसी इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। आर की वैल्यू रखिए, ए की रखिए, एन की रख दीजिए, तो आर आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट इस आर को लिख सकता हूं मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया। ये जो ए वेक्टर है, इस पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हैं, इस ए का पोजीशन वेक्टर है ए, तो ए कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये वेक्टर आपके पास ए वेक्टर हो गया। ठीक है, और एन वेक्टर को मैं मान लेता हूं, जो हमारे पास ये वेक्टर एन है, इसको मान लीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस रूप में मान लीजिए, जहां ए बी सी के हैं, जहां ए बी सी आपके पास क्या है, ए बी सी इस एन वेक्टर के, जो कि प्लेन पर परपेंडिकुलर हैं,
उसके दिक अनुपात हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC। ठीक हो गया, वेक्टर रूप में है वो, तो सब वैल्यू यहां रख लेते हैं। तो r माइनस से आपका कितना हो जाएगा, यदि आप r माइनस से निकालना चाहते हैं, चलिए लिख लेता हूं। r आपका है xi प्लस yj प्लस zk माइनस a वेक्टर कितना है आपका, a वेक्टर ये है x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये वेक्टर आपका हो गया। दैट इज इक्वल टू, ये तो r माइनस ए क्या है, मैंने इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, डॉट n जो है इसको लिख रहा हूं मैं ai प्लस bj प्लस ck, इन दोनों का डॉट, ये दोनों हो गया जी। ठीक हो गया, n की वैल्यू क्या है, ai प्लस bj प्लस ck, ये मैंने n ले रखा है, और r की वैल्यू लिख दी, a की लिख दी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आप देखिए, ये देखिए डियर स्टूडेंट, आप x माइनस x1, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k, ठीक है, डॉट ai प्लस bj प्लस ck इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बीच में डॉट लगा दिया, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k 1। ठीक है, तो इसका इससे करेंगे तो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा a x माइनस x1, i डॉट i1 हो गया तो a का मल्टीप्लाई इससे, प्लस j डॉट j1 हो गया तो ये हो जाएगा b y माइनस y1, प्लस k डॉट k1 तो c का मल्टीप्लाई से c, z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कौन सा इक्वेशन आया, ये आया कार्तीय समीकरण, तल का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। ये वेक्टर इक्वेशन हुआ प्लेन का, और ये कार्टेशियन इक्वेशन हुआ प्लेन का। ये ऊपर वाला तल का कार्तीय समीकरण हुआ, और ये वाला वेक्टर इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए अलग अलग स्थितियों में आपको जब आगे न्यूमेरिकल हम करेंगे तो वहां आपको यहां इस रूप में हेल्प मिलेगी। यदि आप फॉर्मूले को जानते हैं कि फॉर्मूला किस रूप में लिया गया है, कहां से आया है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में भी ज्यादा बढ़िया पिक्चर दिमाग में बनेगी। तो ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में किस रूप में है कि प्लेन इस पॉइंट से ऊपर जाता है, मींस जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, ये वेरिएबल पॉइंट है, और n उस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है, n उस तल पर लंबवत है कोई वेक्टर। ठीक है, और इसका यदि कार्टेशियन इक्वेशन आप देखना चाहते हैं तो x1 y1 z1 तल इस बिंदु से ऊपर जाता है, तथा इस तल पर जो लंबवत है, लंब है, उसके दिक अनुपात ABC, उसके क्या निकल गए, दिक अनुपात निकल गए। ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर n। क्लियर हो? ठीक है, एक स्थिति और है कि प्लेन आपके 3 पॉइंट से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर पास होता है, तल 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है। ठीक है, तल है 3 कैसे बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, असंरेख। These points are not on a same line। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक बिंदु एक रेखा पर नहीं है। ठीक है, तो 3 गिवन पॉइंट से होकर तल जाता है। एक पॉइंट यहां है, एक यहां है, एक कहीं यहां है, एक यहां है या एक यहां है, एक कहीं इधर है, एक लाइन में नहीं है। 2 पॉइंट एक लाइन में आएंगे और तीसरा पॉइंट उस लाइन पर नहीं है। ऐसी स्थिति में इन तीनों पॉइंट से होकर के जो प्लेन जाता है उसका इक्वेशन आपको देखना है, उसका इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट।
तब न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी हो जाएगी। 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप देखिए मैं एक प्लेन बनाता हूं और उसका इक्वेशन निकालता हूं। आप देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, कोई प्लेन आपके पास है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कोई प्लेन है। ठीक है, प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट्स। तल 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो एक तो मैं वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूं यहां P वेरिएबल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपका R है, क्योंकि इक्वेशन आप निकाल रहे हैं OP, उसके लिए एक आपका वेरिएबल पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं A, एक पॉइंट ले लेता हूं B, एक पॉइंट ले लेता हूं C। देखिए ये जो पॉइंट है आपके पास, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट में यदि यहां ले लूं, ये 3 पॉइंट्स हैं। और ये तीनों बिंदु आप देख रहे होंगे ये कैसे बिंदु हैं, ये नॉन कोलोनियल पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट। तो ये पॉइंट आपका R हो गया, ये पॉइंट मैंने S ले लिया, ये पॉइंट क्या है T है। इसका पोजीशन वेक्टर है A, यहां लिख देता हूं। इस पॉइंट S का पोजीशन वेक्टर है B, इसका पोजीशन वेक्टर B है, और एक पॉइंट T है, इसका पोजीशन वेक्टर है C। अब आप देख रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में नहीं है, नॉन कोलोनियल पॉइंट्स हो गए, असंरेखीय बिंदु हो गए, एक रेखा में नहीं। ठीक हो गया। अब मैं ज्वाइन करता हूं इनको, मैं ज्वाइन कर रहा हूं डियर स्टूडेंट R और P को, इनको ज्वाइन कर लीजिए। R P को आप ज्वाइन करिए ऐसे। ठीक है, इससे आपको R P वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, आप S और R को ज्वाइन कराइए ऐसे। ठीक है, और आप ज्वाइन कराइए इस T पॉइंट को इस R से ऐसे। तो एक वेक्टर मैं निकाल लेता हूं। आप देखिए इस वाले इक्वेशन में, इसमें देखेंगे आप, इस वाले ट्रायंगल में A प्लस RP इज इक्वल टू OP। OP क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम। तो ये RP निकलेगा कैसे, RP वेक्टर निकल जाएगा आपका R माइनस A वेक्टर प्लस RP इज इक्वल टू OP। तो ये R है, A है, तो RP कैसे हो जाएगा, R माइनस A हो जाएगा। आप SR निकालिए, SR कितना हो जाएगा, SR वेक्टर जो होगा, देखिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो SR आपके पास हो गया कितना डियर स्टूडेंट, इसको आप किस रूप में लेंगे, आप देखिए SR कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, SR निकल जाएगा आपके पास A माइनस B वेक्टर। SR कितना निकल रहा है, A माइनस B R SR। ठीक है, या आप निकाल लीजिए RS निकाल लीजिए, SR नहीं निकालते तो RS यदि आप निकालना चाहेंगे तो RS कैसे निकलेगा, आप देखो यही उल्टा हो जाएगा। यदि मैं RS निकालूं, आप देखिए इस तरफ A प्लस RS इज इक्वल टू B, ऐसा निकालिए। तो RS वेक्टर कितना हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा। ठीक है, A वेक्टर प्लस RS इज इक्वल टू B, तो RS हो जाएगा B माइनस A। अब इस वाले में देखो, ये निकालिए आप, कौन सा वाला, RT निकालिए। A वेक्टर प्लस RT इज इक्वल टू C, तो RT वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, RT वेक्टर हो जाएगा C माइनस A। ठीक है डियर स्टूडेंट, RT वेक्टर आपका कितना हो गया, C माइनस A। तो ये वाला जो वेक्टर है RS,
ये भी प्लेन में है और आर टी भी प्लेन में है। आर एस वेक्टर इज लाइंग ऑन दिस प्लेन एंड आर टी वेक्टर इज आल्सो लाइंग ऑन दिस प्लेन। ये वेक्टर भी प्लेन में है, ये वेक्टर भी प्लेन में है। तो यदि मैं इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालूंगा तो इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा। आर एस इंटू आर टी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एस एंड आर टी। ठीक है, आप जानते हैं कि एक प्लेन में कोई वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ए वेक्टर आपने कहा ये है और बी आपने कहा ये है। इन दोनों पर परपेंडिकुलर कौन वेक्टर होगा? इन दोनों पर परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि दो वेक्टर आपको दे दी, ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, और आपसे कहा कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए। तो आप क्या कर देंगे? ए क्रॉस बी कर देंगे। ए क्रॉस बी इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने आर एस और आर टी, आर एस भी इस प्लेन में है, इसके प्लेन में है, ठीक है, आर टी भी इस प्लेन में है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक होगी। अब जो ये आर पी है ये तो प्लेन में है, तो चाहे आर पी हो, चाहे आर एस हो, चाहे आर टी हो, उन सब पर इसने परपेंडिकुलर होना है। इसका मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो आप लिख सकते हैं आर पी डॉट किस किस के बीच? आर एस क्रॉस आर टी। ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो आर पी क्या है आपके पास? आर माइनस ए डॉट आर एस कितना है डियर स्टूडेंट? आर एस है बी माइनस ए क्रॉस ऑफ आर टी आपके पास सी माइनस ए वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through 3 non-collinear points and the position vectors of these points are A, B and C। ये उस तल का समीकरण है जो कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाता है तथा इन असंरेखीय बिंदुओं के क्या पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश A, B और C, इसका, इसका और इसका, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। ठीक, अब क्या है आप देखिए, आपके पास आर अपने आप में क्या है? मैंने ये पॉइंट पी ले रखा है और इसके पोजीशन वेक्टर में मान सकता हूं एक्स वाई जेड वेरिएबल पॉइंट है पी। ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट में ले सकता हूं x1 y1 z1। ये एस पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2 z2। और ये जो टी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3। ठीक है डियर स्टूडेंट, मतलब प्लेन इन 3 पॉइंट से ऊपर जा रहा है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं क्या क्या? आर वेक्टर आपका कितना हो जाएगा? xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, ए वेक्टर कितना हो जाएगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k। बी वेक्टर हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। और सी वेक्टर हो जाएगा x3i प्लस y3j प्लस z3k। ठीक है, एक बिंदु आपके पास x1 y1 z1 था, एक x2 y2 z2 था, एक था x3 y3 z3। ठीक है, प्लेन x1 y1 z1 से भी जा रहा है, x2 y2 z2 से भी जा रहा है, x3 y3 z3 से भी जा रहा है। तो इन सब वैल्यूज को r की जगह ये, a की जगह ये, b की जगह ये सब मैं रख दूंगा, तो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट आती है। स्टैंड आप देखिए, एक डिटर्मिनेंट आपके पास आती है, उस डिटर्मिनेंट को आप देखिए, इसको सॉल्व करके सीधा आप
इक्वेशन सीधा आप इसको याद रखना, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में हो जाता है x माइनस x1, यदि मैं इस सब वैल्यूज को यहाँ रख दूँ और इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास इस फॉर्म में आती है ये बात, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। तो ये कौन सा इक्वेशन है प्लेन का? एक कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण। तल का कार्तीय समीकरण जब तल तीन बिंदु x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 से होकर जाता है, ऐसी स्थिति में प्लेन का इक्वेशन इससे फाइंड आउट होगा जब आप कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहेंगे। और ये वेक्टर फॉर्म है, ये सदिश रूप है, और ये क्या है? ये कार्तीय रूप है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लेन का इक्वेशन तीन रूप में आपने देख लिया, ठीक है। अभी लंब रूप में तल का समीकरण, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। दूसरा आपने देखा कि प्लेन पर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है और प्लेन, ठीक है ना, प्लेन पर कोई नॉर्मल वेक्टर n दिया हुआ है और प्लेन किसी पॉइंट से होकर जाता है, वहां भी हमने कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन दोनों निकाली। और तीसरी बात हो जाती है कि प्लेन 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट से होकर जाता है, 3 असरेखीय बिंदुओं से होकर जाता है। तो ये तल का वेक्टर इक्वेशन हो गया और ये तल का क्या हो गया? कार्तीय समीकरण हो गया, ठीक है। तो जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वहां काम आएगा। एक फॉर्म और देखते हैं डियर स्टूडेंट, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। देखिए अंतःखंड रूप में तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार इसे पूछा जाता है कि एक प्लेन एक्स एक्सिस पर 2 का अंतःखंड काटे, वाई एक्सिस पर 3 का, जेड एक्सिस पे 4 का, तो प्लेन का इक्वेशन बताइए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे आप फॉर्मूले से ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप में तल का समीकरण, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, अंतःखंड रूप। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये मेरे पास एक्सिस सिस्टम है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है। मानो कोई प्लेन ऐसा है डियर स्टूडेंट, इस रूप में, इस रूप में कोई इक्वेशन, कोई प्लेन है आपके पास, इसको मैं लिख देता हूं ए बी सी, ठीक है। ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पर? इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है, ए कॉमा 0,0। अब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम में, त्रिविमीय अक्षों पर, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो किस रूप का होगा? a 0 0 के रूप में होगा। y एक्सिस पर कोई पॉइंट है 0,b,0 और z एक्सिस पर पॉइंट होगा 0,0,c। इसका मतलब ये प्लेन x एक्सिस पर a का अंतःखंड काट रहा है, y एक्सिस पर b का अंतःखंड काट रहा है और z एक्सिस पर c का अंतःखंड काट रहा है। मतलब प्लेन x एक्सिस पर कहां पर मिल रहा है? a डिस्टेंस पे।
वाई एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है, बी डिस्टेंस पे, और जेड एक्सिस को कहाँ काट रहा है, सी डिस्टेंस। तो इसका इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है आपके पास, प्लेन का इक्वेशन आप जानते हैं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तल का समीकरण। आप देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये आप प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं इन जनरल, और ये डी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। ये जो प्लेन है पॉइंट ए से होकर जाता है, प्लेन 1 passes through a, 0, 0। ये तल बिंदु ए से जिसके निर्देशांक a, 0, 0 हैं से पास होता है, इसका मतलब इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x की जगह पे a कर दीजिए, y की जगह पे 0 कर दीजिए, z की जगह पे 0 कर दीजिए, ये तो करते हैं, ठीक है। यदि प्लेन इस पॉइंट से होकर जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह पे a, ये भी 0, ये भी 0, प्लस d इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस d, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस d बाई a, ठीक हो गया। दूसरी बात देखिए, प्लेन 1 passes through the point, passes through 0, b, 0। प्लेन यहां से पास करता है, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे b, z की जगह पे 0, ये 0, ये 0, ये हो जाएगा b प्लस d इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट db इज इक्वल टू माइनस d, दिस इंप्लाइज दैट b हो जाएगा माइनस d बाई b। तीसरी बात है, प्लेन 1 passes through किस पॉइंट से, 0, 0, c से। प्लेन इस पॉइंट से पास होता है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे c। तो c प्लस d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब c इंटू सी इज इक्वल टू माइनस डी, इसका मतलब हुआ कि c हो जाएगा माइनस डी बाई सी, ठीक है। तो आपके पास कैपिटल E की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी बाई ए, कैपिटल V की वैल्यू होगी माइनस डी बाई बी, और कैपिटल C की वैल्यू होगी माइनस डी बाई सी, ठीक है। जहां ए बी सी क्या है, इस प्लेन ने, जो प्लेन है आपके पास, x एक्सिस पर a इंटरसेक्टर बनाया है, y एक्सिस पर b इंटरसेक्टर बनाया है, z एक्सिस पर c इंटरसेक्टर बनाया है। इस तल ने x एक्सिस पर a का अंतःखंड बनाया है, y एक्सिस पर b का बनाया, z एक्सिस पर c का बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद आप देखिए ए बी सी की जो वैल्यूज हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 जो प्लेन है ना आपके पास, जो तल का समीकरण है, वहां रख देता हूं, ठीक है। आप देखिए ए बी सी तीनों यहां रखता हूं। ए आपके पास है माइनस डी बाई ए एक्स, प्लस बी है आपका माइनस डी बाई बी वाई, सी क्या है माइनस डी बाई सी जेड इज इक्वल टू, इसको माइनस डी कर दीजिए, इसको राइट हैंड साइड में लेके, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा ये डियर स्टूडेंट, माइनस डी आप कॉमन ले लीजिए यहां से, एक्स बाई ए माइनस डी कॉमन आ गया तो प्लस वाई बाई बी, प्लस माइनस डी इधर कॉमन आ गया तो जेड बाई सी इज इक्वल टू माइनस डी, दिस इंप्लाइज दैट माइनस डी से पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, यहां जाके माइनस डी बाई माइनस डी 1 बना देगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये आपका
प्लेन का इक्वेशन बन गया, ये तल का समीकरण बन गया, जबकि यह तल एक्स एक्सिस पर ए का अंतःखंड, वाई एक्सिस पर बी का अंतःखंड, जेड एक्सिस पर सी का अंतःखंड काटता है, तो ये प्लेन का इक्वेशन बन गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच makes an intercept of A on x axis, an intercept of B on y axis and an intercept of C on z axis। की होगी। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल, कि एक प्लेन ने x एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर माना 4 का इंटरसेप्ट बनाया और z एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट बनाया। एक तल ने x एक्सिस पर 2 का अंतःखंड काटा, y एक्सिस पर 4 का अंतःखंड काटा, z एक्सिस पर 5 का अंतःखंड काटा, तो प्लेन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x एक्सिस पर 2 का है, x/2 प्लस y एक्सिस पे 4 का है तो y/4 प्लस z एक्सिस पे 5 का है तो z/5 इज इक्वल टू x/2 प्लस y/4 प्लस z/5 इज इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पर 2 का अंतःखंड है, वाई एक्सिस पर 4 का अंतःखंड है, जेड एक्सिस पर 5 का अंतःखंड है, तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने हैं। आगे इसमें जो भी 1-2 फॉर्मूले और आगे आप और आगे जो भी फॉर्मूले होंगे, पहले मैं एक बार फॉर्मूले आपको सब बता देता हूं और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना काम काफी। थैंक यू, बाय बाय।